ओके, तो अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? सर्वे। समझ में आया सर्वे? कितना समझ में आया? लगभग आ गया पूरा? अभी नहीं पढ़ते फिर अपन। अच्छा, अपना टाइम हुआ है 6:30 हुए, मतलब अभी तक 8:30 तक अपन क्लास चलाए तो कोई दिक्कत? सिलेबस आज कंप्लीट कर ले तो नहीं? रोज रोज मिलने से अच्छा एक बार खत्म करते हैं अपन, मैं भी नहीं आऊं फिर। तो अभी अपन शुरू करते हैं। पता चला टाइम का? खत्म। नहीं पता चला तो चलने देंगे। हाँ, वो तुम्हें तो पता चल जाएगा ना। एक और कहानी सुनाऊंगा पीपी वाली, खत्म। ठीक है, तो अपने कोई ज्यादा टाइम का कोई पता नहीं चलेगा, हैं? ओके, आई थिंक आपका हो जाए सिलेबस तो अच्छा है। तो क्लास किसकी नहीं लगी? अब देखो मैं कितना सस्ता हूं, समझ रहे हो? नहीं नहीं, बहुत सस्ता हूं। बोले कोई क्लास नहीं लेने वाला नहीं है, तो आप अपना क्या है, चलो। हैं? भलाई भलाई कुछ नहीं है। जेआरएफ की क्लास ली नहीं थी, मैं हिसाब लगा ही रहा था आज कितना नुकसान हुआ। फिर पता चला यहाँ 2 घंटे क्लास लेके अपन उसको वापस कर सकते हैं बैलेंस। हाँ, तो अपन पढ़ रहे थे कल बेस मैप क्या होते हैं। वो मटेरियल या वो आपका पेज या वो कागज जिसके ऊपर अपन मैप की जो जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो पुट करेंगे। लाइक आप गए फील्ड में और फील्ड में पता चला आपको कि सोइल का टेक्सचर जो है वो वेरी कर रहा है, तो आपको टेक्सचर क्लासेस बतानी पड़ेगी। तो अपन क्या करेंगे, मान लीजिए एक मैप है, एक आपके पास मैप है और इस मैप के ऊपर ये एरिया है कि ये आपका खेत है या ये आपका फील्ड है, और अब आपको पता चला कि ये जो एक रीजन है, ये रीजन और ये वाला रीजन, ये सब अलग अलग है। लेकिन ये पता चला कि इसका टेक्सचर अलग है, इसका टेक्सचर अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, तो कहीं तो आपको ये लिखना पड़ेगा ना। तो जिस मैप के ऊपर आप लिखेंगे, जो इंफॉर्मेशन आपको पता चली है सोइल सर्वे से, वो इंफॉर्मेशन जहां पुट करेंगे, जिस मटेरियल के ऊपर, जिस पेज के ऊपर, जिस मैप के ऊपर पुट करेंगे, तो जो पहले मैप था जिसको नहीं पता था कि मेरे ऊपर क्या पुट किया जाएगा, समझ रहे, उस मैप को क्या बोलते हैं? बेस मैप बोलते हैं। तो लिखिए इसके अंदर, लिख दिया। अब अपन इसके बारे में जो भी अपने मार्केट में फेमस बेस मैप है, जिनको एग्रीकल्चर या सोइल सर्वे में अपन यूज लेते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूज किया गया प्लेन पेपर। प्लेन पेपर में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, सारी इंफॉर्मेशन आपको ही पुट करनी थी। आपको उसकी बाउंड्री आपको बनानी थी, बाउंड्री डिलिनेशन के बाद में आपको जो भी मटेरियल उसके ऊपर लिखना था, जो भी इंफॉर्मेशन लिखनी थी, वो आपको खुद को लिखनी थी। आपको ना उसके कोऑर्डिनेट्स पता थे, ना लोकेशन पता थी, ना टोपोग्राफिकल इंफॉर्मेशन थी, ना वो सोइल कहाँ की है, कैसी है, कौन उस किसान, उसका मालिक कौन है, कुछ भी इंफॉर्मेशन प्लेन पेपर पे नहीं थी। प्लेन पेपर मतलब नॉर्मल आप इस A4 साइज का पेपर फाड़ के लेके और उसके ऊपर आपने ड्रॉ किया पूरा मैप, तो इससे आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी, बाउंड्री डिलिनेशन आप नहीं कर पाएंगे, लोकेशन आपको अच्छे से पता नहीं चलेगी। तो प्लेन पेपर के बारे में लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत पुराना मेथड था जब अपन प्लेन पेपर लेके जाते थे सोइल सर्वे के लिए। सेकेंड अपन जो मैप यूज करते हैं वो होता है, जो एज ए बेस मैप यूज करते हैं वो है कैडास्ट्रल मैप। कौन सा मैप है? कैडास्ट्रल मैप। कैडास्ट्रल मैप क्या होते हैं?
ये मैप होते हैं जो आपका पटवारी या जो आपका तहसीलदार है वो निकाल के देता है आपकी जमाबंदी देखकर। आप खसरा नंबर लेके जाएंगे, आपके खेत का नंबर लेके जाएंगे और उसको देखकर किसान को या फिर आप जो भी फील्ड का उसका ऑनर होगा उसको तहसीलदार एक मैप देगा। उसमें पता क्या क्या चलेगा, उसमें कोऑर्डिनेट्स पता चलेंगे, मतलब लोकेशन कहां पे है। लाइक वल्लभ नगर, उदयपुर के जिले के वल्लभ नगर तहसील का कोई एक गांव है, उस गांव का ये लोकेशन है। सेकेंडली उसमें क्या पता चलेगा, आपके पड़ोसी कौन है, आपके खेत के या आप जो आपका मैप है उस मैप के अंदर जो आपका बाउंड्री है उस बाउंड्री के पड़ोस में कौन है। लाइक आपको पता चला कि ये आपका कोई एक मैप है। अब ये जो है ये आपका खसरा है, 217 नंबर हो गया मान लो, तो 217 है। तो अब इस 217 के पास में किसका खेत है, मान लो 218 या 215, ये किसका है ये भी आपको पता है। तो इसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या मिलेगी, लोकेशन पता चलेगा, एरिया डिलिनेशन करने की जरूरत नहीं है, बाउंड्री पता चल जाएगी और पास में कौन है ये भी पता चल जाएगा। लेकिन पता क्या नहीं चलेगा, आपको टोपोग्राफिकल पोजीशन पता नहीं चलेगी। लाइक इसमें कितने आपके हिली एरिया है, कौन सा गड्ढा है, कहां पे पानी इकट्ठा होता है, कहां पे पानी नहीं इकट्ठा होता, टेरेन कैसा है, ये कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो इसके कुछ बातें तो अच्छी है, जैसे कि आपको इंफॉर्मेशन होती है, टोपोग्राफिकल पोजीशन वगैरह पता चलती है, लेकिन इसका मतलब कंटूर वगैरह कितना है वो आपको कुछ भी पता नहीं चलता। और ये कौन प्रोवाइड करता है, कौन डेवलप करता है, कौन आपको किससे आपको मिलता है ये, हाँ पटवारी और तहसीलदार तो अपन बोलते हैं, और सही लैंग्वेज में उसको बोलते हैं विलेज रेवेन्यू ऑफिसर मीन पटवारी और डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर मीन तहसीलदार। तो वीआरओ या डीआरओ ये क्या करता है, रिलीज करता है, विलेज रेवेन्यू ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर। तो लिखिए कैडास्ट्रल में कोई इमेज शो नहीं होगी, बस बाउंड्री पता चलेगी आपको कि आपका खेत का बाउंड्री क्या है। आप घर पे हैं तो जाइएगा आपके दादा के पास या ताऊ जी के पास और पूछिएगा कि अपनी जमाबंदी या अपना जो भी गिरदावरी जो भी होती है वो कहाँ है। तो वो जब दिखाएंगे तो आप समझ जाइएगा ये कैडास्ट्रल मैप है जो तहसीलदार या फिर पटवारी बनाता है। ठीक है, सेकेंडली होते हैं टोपोग्राफिकल मैप। कौन से मैप होते हैं, अब नाम से पता चल रहा है कि इनसे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, टोपोग्राफिक, गड्ढे कितने हैं या फिर ऊंचाई कितनी है, उसका स्लोप क्या है, उसका हाइट क्या है, वो सब पता चलेगा। और वो किससे पता चलेगा, टोपोग्राफिकल मैप से। सेकंड लिखिए। अच्छा इसमें एक बात और है, ये इसका जो है मैपिंग यूनिट सॉरी मैप स्केल क्या होती है ये पता होना चाहिए ना कि इस मैप की मैपिंग स्केल क्या है। तो मुझे बताओ ये मैपिंग स्केल इसकी लार्जर होगी कि स्मॉलर होगी। अच्छा लार्जर कौन सी होती है, एक एग्जांपल दीजिए। लाइक एक 1:1 मिलियन और 1:50K में लार्जर कौन है, 50 के। ओके, तो इसकी मैपिंग स्केल होती है 1:4K to 1:8K, 4000 से 8000 तक ओनली। तो ये बहुत लार्जर है, इसलिए तो खेत का नक्शा है, समझ रहे हैं, आपके खेत का नक्शा बन सकता है इससे। मतलब आपका जो मैपिंग स्केल है वो बहुत लार्जर है, मीन बहुत छोटे एरिया को बहुत बड़ा करके दिखाया गया है, वो होती लार्जर स्केल। और बहुत बड़े एरिया को बहुत छोटा करके दिखाया गया है तो वो स्मॉलर एरिया स्मॉलर स्केल होती है। तो ये कौन सी स्केल है, लार्जर स्केल है। अब ये वाला मैप कहां काम आएगा,
जहां आपको डिटेल में सर्वे करना है, जहां आपको सब कुछ पता लगाना है, एक खेत के बारे में पता लगाना है, तो आपका कौन सा चाहिए? मैपिंग स्किल क्या चाहिए? कम चाहिए। लार्जर चाहिए, मतलब ये नंबर में कम चाहिए, लेकिन मैपिंग स्किल कैसी है? ये लार्जर। सेकंड कौन से हैं? टोपोग्राफिकल मैप, जिसको बोलते हैं टोपो सीट्स। ये क्या होते हैं? अच्छा, ये कौन बनाता है? आपको चाहिए थे, कहां से लेके आओगे? मार्केट से? नहीं। अच्छा, मार्केट में भी मिलते हैं ये, लेकिन मार्केट में आए कहां से? वाह, क्या बात है। देहरादून। देहरादून में क्या है? सर्वे ऑफ इंडिया। ये प्रोवाइड करते हैं सर्वे ऑफ इंडिया। और सर्वे ऑफ इंडिया कहां पे है? देहरादून में। तो ये कौन प्रिपेयर करता है? प्रिपेयर बाय सर्वे ऑफ इंडिया, आधी बरका, देहरादून के अंदर इसका हेड ऑफिस है, और इसके रीजनल ऑफिस भी है बहुत जगह। वहां से अपन इसको प्राप्त कर सकते हैं, टोपो सीट्स को या टोपोग्राफिकल मैप को। और ये क्या कंटेंट करेगा? इसके अंदर टोपोग्राफिकल इंफॉर्मेशन भी होगी कि आपका क्या है स्लोप, क्या है आपका उसका फील्ड के अंदर जो भी आपका टेरेन है, वो टेरेन कैसा है, कंटूर कैसे है, ये भी आपको बताएगा टोपोग्राफिकल मैप। थर्ड नंबर पे होते हैं एरियल फोटोग्राफ्स। कौन से होते हैं? एरियल फोटोग्राफ्स। ये लिख लिया। थर्ड नंबर पे है एरियल फोटोग्राफ्स। क्या होते हैं एरियल फोटोग्राफ्स? आपने वो गाना सुना है, जा जा कबूतर जा, कौन सा पता नहीं कब, हाँ, क्या लेके जा रहा था वो? हाँ, संदेश लेके जा रहा था ना, मैसेज। हाँ, वो मैसेज कहीं पे भी वो प्रोवाइड करवा के आ जाता था, जहां से भेजते थे सिखा के कि वहां जाके मैसेज दे देना, दे देता था। तो ऐसे बहुत सारे पक्षी हुआ करते थे, समझदार होते थे। ऐसे ही कुछ पक्षी होते हैं, उनके यदि पंखों में अपन कैमरा बांध दे और बोले कि एक हाइट पे उड़ना है तुझे, तो वो उड़ लेता था। और उससे क्या होता था, कैमरे से वो फोटो खींच लेते थे, और उससे पता चलता था कि आपका जो फील्ड है, आपका जो एरिया है, वो अबो ग्राउंड कैसा दिखता है। उसका एक एबो ग्राउंड का पूरा आपका क्या आ जाता, आपके पास इमेज आ जाता। लेकिन ये थोड़ा ज्यादा साइंटिफिक नहीं था, एरर बहुत ज्यादा थे। पक्षी का मन किया, एक उड़ते हुए पता चला वो एक दूसरा पक्षी वहां उड़ रहा है, तो इंफॉर्मेशन भूल के उसके साथ उड़ गए, कैमरा गया। तो इसमें थोड़ा साइंटिफिक लॉजिक नहीं था। फिर अपन ने एयरक्राफ्ट बनाई, और एयरक्राफ्ट में जो एयरक्राफ्ट होते हैं, एयरक्राफ्ट के अंदर अपन ने क्या बांधा? कैमरा बांधा। कैमरा अपन ने सेट किया और एक एयरक्राफ्ट को एक लेंथ पर उड़ाया, एक हाइट पे उड़ाया अपन ने। और जब वो एक हाइट पे उड़ा और उसकी फोकल लेंथ अपन को पता थी, कैमरा की फोकल लेंथ मतलब कैमरा कितना कैप्चर कर सकता है, तो इन दोनों को अपन कैलकुलेट करके अपन ने इमेज का जो एक्चुअल डायमेंशन है वो कैलकुलेट किया, और उस इमेज को अपन ने एज ए बेस मैप यूज किया, और उस इमेज के ऊपर अपन ने चीजें जो है वो प्रोवाइड की, उसके ऊपर अपन ने सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेंशन की। तो ये जो होते हैं एरियल फोटोग्राफ्स होते हैं। लेकिन याद रखिए, इनकी भी एक लिमिटेशन है। कैमरे की क्वालिटी जितनी ज्यादा होगी, आपका एरियल जो आपका क्राफ्ट है वो एक जगह स्थिर नहीं रह सकता, उसको एक जगह से जाना पड़ेगा, और उसकी स्पीड अर्थ के साथ सिंक्रोनाइज नहीं हो सकती। तो ये बहुत सारी दिक्कत थी। तो एरियल फोटोग्राफ्स किससे कैप्चर करते हैं? बाय एयरक्राफ्ट्स और एरोप्लेन्स। ठीक है, ये एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन से कैप्चर किए जाते हैं। लेकिन इनमें भी कुछ लिमिटेशंस थी जो अभी मैंने बताई। उसके बाद में जो एक डाटा आया, जो इमेज आए, वो इमेज थे रिमोट सेंस इमेज, जिसमें अपन को नेक्स्ट थे फोर्थ नंबर पे, वो कौन से हैं? रिमोट सेंसिंग इमेज थे। और ये इमेज जो थे वो आपने सैटेलाइट्स के अंदर जो कैमरा लगा रखा है, सैटेलाइट्स के अंदर कैमरे के अलावा अपन कैमरा नहीं बोल सकते, उसको सेंसर जो लगा रखे हैं वो सेंस करता था।
वो कैसे सेंस करता था, उसको कैसे पता चलता था? तो रिमोट सेंसिंग का कॉन्सेप्ट, वेरी गुड, जो रिफ्लेक्टेड आपकी रेडिएशन से उनको वो सेंस करता था। अब आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वापस रिमोट सेंसिंग का अपन समझा देते हैं। रिमोट सेंसिंग पढ़ाया था शुरू में, लेकिन एक बार थोड़ा उसका कॉन्सेप्ट वापस समझा देते हैं। यदि मैं बोलूं कि आप मुझे दिखाई दे रहे हैं या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, तो इसमें आपकी आंखों का या मेरी आंखों का रोल ज्यादा है या कोई एक चीज और है जिसका रोल है? तो आपको पता चलेगा लाइट का है, क्योंकि आंखें तो रात के अंधेरे में अपने पास होती है बट दिखाई नहीं देता। इसका मतलब आपको रात के अंधेरे में क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्यों आपके पास उस टाइम क्या नहीं है? लाइट नहीं। और उसी टाइम यदि आप टॉर्च या फिर लाइट ऑन कर दे तो इन्हीं आंखों से अपन को सब कुछ दिखाई देने। इसका मतलब इन आंखों से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? लाइट है दिखाई देने के लिए। सेकेंडली, अपन सेंस कैसे काम करते हैं तो ध्यान रखिए, आपने आज कोई रूम लिया है नया या आप आज किसी हॉस्टल में शिफ्ट हुए हैं और आप देखिए कि रात में आपने लाइट ऑफ की और आपको रात को कहीं उठ के पानी पीने जाना है, तो रात में आपको 2-3 बार ठोकर लगेगी। 101%। आपको नहीं पता कि स्विच कहां है, 3 बार आप गलत स्विच ऑन करेंगे, सर्दी में पंखा भी ऑन हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे आप हैबिचुअल होंगे, आपके सेंस काम करने लग जाएंगे और सेंसर इतने एक्टिव हो जाएंगे, आप उठेंगे, पास वाले को पता भी नहीं चलेगा, सीधे जाएंगे, पंखे वाले को नहीं ऑन करेंगे, लाइट ही ऑन होगी। और कभी कभी तो नींद के अंदर आंख बंद है और आप ऑन कर लेंगे। उसका मतलब क्या है कि सेंस जो है, मतलब आपके जो आपकी स्किन है ये भी बहुत कुछ सेंस कर लेगी। बहुत बार अपने दिमाग में वो सारा मैप फिट हो जाता है। अब ऐसे ही एक कुछ सेंसिंग की बात करें तो सबसे पहले जो सेंसर है वो अपनी आईज है। और जब आप सेंसिंग की बात करते हैं, सेंसिंग दो टाइप से होती है, एक टच करके, एक विदाउट टच करके। जैसे कि आपको स्वाद देना है किसी गुलाब जामुन का, तो आपको गुलाब जामुन खाना पड़ेगा, आप देख के उसका सेंस नहीं कर सकते। तो आपका गुलाब जामुन जब जबान पे रखेंगे, अपन टंग पे रखेंगे तो स्वाद आएगा, ये आपकी टचिंग वाली सेंस है। एक होती है जैसे आपने कभी कुछ, आपके दोस्त ने मजाक कर ली और पेन का, अरे पागल लगी यार, सेंस हुआ कि नहीं हुआ? अच्छे से हुआ? एक बार बाहर जाके इसके भी कर लेना, ये सेंस टच से होता है। लेकिन आइज वाला सेंस जो है, ये टच करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको देख रहा हूं, आपको देखकर, या मैं यहां कुछ भी लिख रहा हूं, आप उसको देख के लिख रहे हैं, इसका मतलब आप अक्षर को टच थोड़ी करेंगे, अरे इमेज अपना आ गया, बिना टच किए आप लिख पा रहे हैं। इसका मतलब आइज जो है विदाउट टच करके सेंस करता है, मीन कहीं दूर बैठ के। और दूर को बोलते हैं रिमोट एरिया या रिमोट। रिमोट मतलब दूर बैठना, दूरस्थ। और रिमोट कर, अपन दूर बैठ के सेंस कर रहे हैं, इसी वर्ड से बना है रिमोट सेंसिंग। मतलब दूर बैठकर सेंसिंग करना, सेंस करना, पता लगाना, मीन एक्वायरिंग द इंफॉर्मेशन विदाउट टचिंग द ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट को टच किए बिना, इस अक्षर को टच किए बिना, आप इस टेबल को, इस रूम को टच किए बिना, इस रूम की सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में। अब मैं रूम पे जाके बोलूंगा, आपके हॉस्टल में जाके बोलूंगा, आप कहीं बाहर मिलकर मैं बोलूं कि आपका रूम जो है जहां पढ़ते हैं वो दिखने में कैसा है, तो आप कुछ चीजें यहाँ की जो याद रहेगी वो बता दोगे, बिना टच किए भी बता रहे हो। बोर्ड को शायद आपने टच नहीं किया होगा, इसको टच नहीं किया होगा, बाहर जो पीछे एसी लगी है उसको टच नहीं किया है, लेकिन उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। ये होती है रिमोट सेंसिंग। इस कॉन्सेप्ट को चुराया और सबसे पहले कैमरा बनाया। क्या बनाया? कैमरा। कैमरा सेकंड आपका रिमोट सेंसिंग का डिवाइस है, जो आपका सबसे इजीली अवेलेबल है, मोबाइल कैमरा। कैमरा आप जहां खड़े होते हैं दूर से अपने दोस्त की फोटो खींच लेते हैं। कैसे खींच पाते हैं? तो जो कैमरा है वो दूर की चीजों को भी कैप्चर कर लेता है, उसका इमेज बना देता है। इन सब चीजों को एक्वायर करके एक चीज बनाई और फिर पता चला कि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट रिएक्ट विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशंस डिफर और डिफरेंटली। आप देखेंगे आपको इस बैग का कलर अलग दिखाई दे रहा है, बोतल का कलर अलग, बेंच का अलग, बोर्ड का अलग, बोर्ड पे लिखे हुए लेटर्स का अलग आपको कलर दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहां से आने वाली रिफ्लेक्टेड लाइट्स वो अलग अलग है। आपको क्यों दिखाई दे रहा है चीजें? लाइट्स की वजह से। और लाइट जैसी आएगी वैसी चीजें अपन सेंस कर पाएंगे। इसका मतलब लाइट रेडिएशन जो है वो अलग अलग रिएक्ट करती है। और फिर अपन को पता चला जितनी लाइट रेडिएशन है उसका एक छोटा सा पार्ट जो है वो ही अपन देख पा रहे हैं, बाकी देख नहीं पा रहे। आपने देखी होगी मिस्टर इंडिया मूवी, देखिए मिस्टर इंडिया में वो बंदा तो अनिल कपूर जो था वो गायब हो जाता है। गायब होके बहुत सारे लोगों को नहीं दिखता, बट एक स्पेशल टाइप के स्पेक्स होते हैं और वो जब पहनते हैं तो अपन को दिखने लग जाता है वो बंदा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि लाइट उसको टच होके जो आ रही है वो अपने को विजिबल नहीं है। और वो अपने को विजिबल कब होगी? जब स्पेशल टाइप का अपन स्पेक्स पहनेंगे। एक आपने एक पेन देखी होगी, बीच में आई भी थी, उस पेन से आप कुछ लिखते थे तो दिखाई नहीं देता था, फिर आप लाइट उस पर डालते थे तो दिखाई देता था। मीन जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वहां से वो अपनी आंखों के लिए विजिबल नहीं है। इसका मतलब अपन आंखें जो है, अपनी आईज जो है, एक बहुत शॉर्ट या बहुत लिमिटेड वेवलेंथ को ही विजिबल कर पाती है। और वो कितना होता है?
400 टू नैनोमीटर, यही होता है। और इसी को अपन देख पाते, उससे ज्यादा अपन देख नहीं पाते। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन बहुत शॉर्ट, एक लिमिटेड लाइट्स को ही देख पाते हैं, उससे ज्यादा नहीं देख पाते। इसके अलावा ये जो आपकी विजिबल लेंथ है या फिर आपकी फोटोसिंथेटिक आपकी रेडिएशन है, उसके अलावा अल्ट्रावायलेट भी है, इंफ्रारेड भी है आपकी, उसके अलावा रेडियो वेव्स भी है, एक्सरे भी है, उनको अपन देख नहीं पाते। और इन सबको जब देख नहीं पाते और उनको अपन यदि यूज करें, इन पूरी रेंज को अपन यूज करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंज को, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो उससे अलग अलग रिएक्ट करेगी। और रिएक्ट करेगी तो क्या होगा, सबसे पहले जैसे सन है, जैसे सनराइज होता है, लाइट आती है, लाइट आके आपके किसी सरफेस पे टच होती है तो उसके साथ तीन रिएक्शन होती है। कुछ चीजें वो खुद एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ वहां तक आ ही नहीं पाती। जब सन से रेडिएशन आती है तो उसके बीच में आपकी जो सरफेस है, अर्थ सरफेस और सनलाइट के बीच में बहुत कुछ है, एटमॉस्फेयर है, तो बहुत सारे रेडिएशन एटमॉस्फेयर खुद एब्जॉर्ब कर लेता है। और कुछ रेडिएशन जो आएगी उसमें से कुछ ये एब्जॉर्ब कर लेगा और उनका कुछ पार्ट आपका क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। जो रिफ्लेक्ट होता है वो हर एक सरफेस से अलग अलग होता है। ये आपने एल्बिडो में पढ़ा है रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो हर किसी की अलग अलग है। और जब वो रिफ्लेक्ट हो और अपन ऐसा कुछ एक इंस्ट्रूमेंट बनाए जो रिफ्लेक्टेड लाइट को कैप्चर कर दे और वो उसको इंटरप्रेट करे कि कैसी ऑब्जेक्ट होगा जिसके साथ अपनी लाइट वापस रिफ्लेक्ट हुई है, तो वो उसका चित्र बना सकता है। और यही है रिमोट सेंसिंग। जो लाइट आई और जो लाइट आके वापस रिफ्लेक्ट हुई, उस रिफ्लेक्ट लाइट को क्या करता है, वो कैप्चर करता है और उसी के आधार पर क्या बनाता है, इमेज बनाता है, जिसको अपन बोलते हैं रिमोट सेंसिंग इमेज। ये कोई एक्चुअल इमेज नहीं है। एक्चुअल इमेज ऐसा नहीं फोटो खींचा हुआ फोटो आपका है। ये इमेज कैसे है, फाल्स कलर कंपोजिट से बने, और वो जो कंपोजिट है वो अलग अलग कलर के कंपोजिट से उनको मिक्स करके बनाते हैं। जैसे कि आप वेजिटेशन है तो वेजिटेशन पहले पहले फाल्स कलर कंपोजिट में रेड कलर की दिखती है, वेजिटेशन कैसी होती है, ग्रीन। लेकिन जब आप देखेंगे इनके फोटो में रिमोट सेंसिंग में तो कैसे दिखेगी, रेड कलर की। ये होते हैं फाल्स कलर कंपोजिटी। फिर उनके बाद इन कंपोजिट्स को वापस चेंज किया जाता है। ये अपने स्कोप के बाहर की बातें अपन को याद नहीं रखनी, बस आपको ये याद रखना है रिमोट सेंसिंग डाटा किससे कैलकुलेट, किससे कंडक्ट किया जाता है, किससे प्रिपेयर किया जाता है, सैटेलाइट्स इमेजरी से। ठीक है, सैटेलाइट्स वगैरह से क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किए जाते हैं। और इनको अपन एज ए, जब अपने पास पूरा एक एरिया का फोटो आ जाएगा फिर अपन को उसको एज ए क्या यूज ले सकते हैं, बेस मैप यूज ले सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि जो रिमोट सेंसिंग डाटा आते हैं ये आते हैं आपके कैसे, सॉफ्ट कॉपी में आते हैं, मैप के तौर पे आएंगे। और मैप किसके अंदर है, आपका कंप्यूटर सिस्टम के अंदर है, तो उसको अपन कितना भी जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं। मतलब एक ही मैप को अपन डिटेल सोइल सर्वे भी कर सकते हैं और बहुत इंटेंसिव सोइल सर्वे भी कर सकते हैं। मतलब पूरा लार्ज एरिया के अंदर भी सर्वे कर सकते हैं और उसका स्मॉलर एरिया के अंदर सर्वे कर सकते हैं, क्योंकि वो जूम आउट जूम इन हो सकता है। उसी एक मैप से 1000 मैप तैयार किए जा सकते हैं, कॉपी करते जाओ मैप तैयार होते रहेंगे। तो ये बहुत ज्यादा एडवांस है, इससे आप कोई सा भी सर्वे कर सकते हैं। डिटेल सर्वे से लगाकर जो रैपिड रिकॉन्सिनेंस सर्वे है वहां तक कुछ भी कर सकते हैं। तो ये होते हैं कुछ बेस मैप्स जो अपन ने पढ़े। और कितने टाइप के हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ 4 ही है, वर्ल्ड में आप देखेंगे बहुत अलग अलग मैप भी यूज हो रहे हैं। लेकिन इंडियंस जो है टोटल साइंटिस्ट, जो सोल सर्वे साइंटिस्ट है, वो कितने यूज कर रहे हैं, 4, जिसमें अभी कैडेस्ट्रल मैप कुछ भी यूज नहीं होता सर्वे में। अभी जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो कौन सा है, रिमोट सेंसिंग। ये समझ में आ गया, ओके। अब नेक्स्ट लिखिए टाइप्स ऑफ सोइल सर्वे। ये वाला कौन सा लो है, कौन सा लो है, ये बोतल में से जो सोइल पार्टिकल नीचे बैठ रहे हैं ये कौन से लो को डिस्क्राइब कर रहे हैं, अरे स्टोक्स लो यार, नहीं पता चला। हाँ देखो इस बच्चे ने बताया, ये सोइल है और वाटर का मिक्सचर है। मैंने इसका सस्पेंशन बनाया, मीन ईच एंड एवरी पार्टिकल्स ऑफ सोइल सस्पेंडेड इन वाटर। एंड मैंने इसको अब क्या कर दिया, एक टेम्परेचर पर और एक प्रेशर पर
स्तर फिक्स छोड़ दिया, मतलब डिस्टर्ब नहीं कर, अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, तो क्या होगा, पार्टिकल्स फॉल डाउन होंगे। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो जो जितना बड़ा होगा वो पहले बैठ जाएगा, देखो बैठ गया। लेकिन अभी तक यहाँ मडी दिख रहा है आपको, मतलब यहाँ कुछ पार्टिकल्स है। अब मैं आज रात में यहाँ छोड़ू, कल ये क्लास लगेगी, बच्चे हिला देंगे, लेकिन यदि यहाँ छोड़ के चला जाऊं तो आप देखेंगे इनको अनडिस्टर्ब रहने दूं तो पूरे पार्टिकल्स ऑलमोस्ट नीचे बैठ जाएंगे। लेकिन कुछ पार्टिकल्स रहेंगे जो तैरते रहेंगे, और वो पार्टिकल्स सोइल के नहीं होंगे, वो पार्टिकल्स किसके होंगे, ऑर्गेनिक मैटर के होंगे, क्योंकि सोइल सैंपल में ऑर्गेनिक मैटर इन्होंने डिसॉल्व नहीं किया। किससे करना होता है डिसॉल्व, H2O से, जल से तो हो जाता डिसॉल्व, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड से 30% का सोल्यूशन। जैसे ऑर्गेनिक मैटर सारे डिसॉल्व हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, फिर इसमें ऑर्गेनिक मैटर नहीं रहेंगे। हैं? पता नहीं क्या पढ़ रहे हो तुम लोग। टाइप्स ऑफ सोइल सर्वे लिखिए, देखिए बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, मैं लिखता हूं, समझ में आ रहा है क्या पढ़ रहे हैं अपन? सोइल सर्वे क्या होता है? सोइल सर्वे प्रिसिजन फार्मिंग क्या होती है? आज तो समझा दो यार। फिर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी नहीं थी तभी भी प्रिसिजन फार्मिंग थी। मुझे कंपोनेंट नहीं बताने, मुझे सिंपल सा बताना है कि सर प्रिसिजन फार्मिंग होती है एज नीड फार्मिंग, जिसको जितनी जरूरत है उतना ही देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है। अब देना कैसे है तब आपकी टेक्नोलॉजी आएगी। तो ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। तो आपने पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया, वो आपका जो बाइबल है वो पूछेगा ही नहीं क्वेश्चन, ज्यादा एडवांस, जा फेल। मैं बता रहा हूं आपको, है ना, आपका एक्सट्रीम लेवल जाते नहीं बता देना है, सर मुझे पता है टेक्नोलॉजी SSNM। आपको ऐसा पता ना है कि इस बंदे को जो सामने वाला पूछ रहा है उसको नहीं पता, मुझे पता है। अब आप सीधे जाके किसानों को कहोगे सिर्फ रिमोट सेंसिंग में अपन को टेक्नोलॉजी, वो अपन को ड्रोन लेके आने हैं, आकर रोबोट आएगा, रोबोट करेगा, तू जाके बैठ जा। किसान यार टेंशन में आ जाएगा, मुझे कुछ करना ही नहीं है, सारा रोबोट करेगा काम। तो आपको टेक्नोलॉजी बारे में पहले नहीं बताना, पहले बताना है कि देख तेरे यहाँ बड़ी दिक्कत है, वहां देख तेरे वहां गेहूं कम हुए, यहाँ देख इतने ज्यादा हो रहे हैं, तूने गलत दिया था क्या फर्टिलाइजर? वो बोलेगा नहीं नहीं साहब मैंने सब जगह एक जैसा दिया। तो क्यों है? दिस इज वेरिएबिलिटी। तो ये बोले विविधता है तेरे खेत की, और उसको फिर ऐसे ऐसे करते समझाना है। कल तुम AA बनोगे, सुपरवाइजर नहीं बनोगे, AA बनोगे, AO बनोगे, ARO बनोगे, ARS बनोगे। और जब किसान आएंगे तुम्हारे पास और तुम्हें पूछेंगे साहब ये क्या है प्रिसिजन फार्मिंग, एक साहब आए थे बड़े वाले, वो बोले ड्रोन यूज करने, क्यों करने? तो आप समझा पाओगे ना। आपको सिंपल समझाना है। आपको लगता है कि मैं बहुत टैलेंटेड हूं तो सीधे आप टेक्नोलॉजी की बात करें, सर को तो टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, लेकिन जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको समझना है इनको कुछ नहीं पता, तब तो पूछ रहे हैं। तो क्या होती है प्रिसिजन फार्मिंग? प्रिसिजन तो आपकी सिर्फ साइट स्पेसिफिक की बात करें अपन वेरिएबिलिटी के अकॉर्डिंग। डिजिटल फार्मिंग, ये फार्मिंग आपको जरूरी नहीं है कि आप प्रिसिजन फार्मिंग कर रहे हैं। डिजिटल फार्मिंग इज द पार्ट ऑफ प्रिसिजन फार्मिंग, बट डिजिटल फार्मिंग जरूरी नहीं है कि उसके अंदर अपन सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, प्रिसिजन फार्मिंग कर रहे हैं। अपन इरिगेशन डिजिटल तरीके से दे रहे हैं, मतलब ऑन ऑफ आपका तरीका है उससे दे रहे हैं, डिजिटल फार्मिंग है। आपने पहले ही सारे का सारा इनपुट कितना देना है वो रोबोटिक्स को या फिर जो आपका सिस्टम है कंप्यूटर उसको बता दिया, ये डिजिटल फार्मिंग। ड्रोन वगैरह यूज करें, डिजिटल फार्मिंग है, लेकिन उसमें साइट स्पेसिफिक होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है
और थर्ड नंबर पे स्मार्ट एग्रीकल्चर। स्मार्ट एग्रीकल्चर इनमें सब कुछ आता है, जितना भी आज टुडे रिसेंट में चल रहा है वो सब कुछ स्मार्ट एग्रीकल्चर में। जैसे कि आप मतलब स्मार्ट समझ पा रहे हैं ना, वर्ड स्मार्ट। स्मार्ट मतलब अपन को ऐसे तरीके से एग्रीकल्चर करनी है जिसमें 0% रेजिडुअल इफेक्ट हो और 0% आपकी कोई कमी रहे, वो वाली स्मार्ट एग्रीकल्चर है। जब अपन एक ब्रॉड लेवल पे जाएंगे तीनों अपन को एक जैसी लगेगी, लेकिन जब अपन और डेप्थ में पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा, नाम अलग है, थोड़ा थोड़ा इसमें वेरिएशन है। वैसा ही वेरिएशन जैसा ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में। क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग? तो ऑर्गेनिक में रेजिड्यू यूज नहीं करेंगे, फिर भी बेसिक क्या डिफरेंस है ऑर्गेनिक एंड नेचुरल में? Which of the following is do nothing farming? ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक को डू नथिंग क्यों नहीं बोलते? क्या कुछ करना है, मार्केट गए वर्मी कंपोस्ट खरीद के ले आए, डॉक्टर ऑर्गेनिक से अपन ने वर्मी कंपोस्ट खरीद के लाए और अपन ने यूज किया, कहीं और अपन को पता भी नहीं सोर्स क्या है उसका, अपन लेके आए यूज कर लिया। दिस इज द ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑल द जो इनपुट्स है वो ऑर्गेनिक नेचर के होंगे, कोई मतलब नहीं कहां से लेके आए, बस नेचर कैसा होना चाहिए उनका, ऑर्गेनिक। ये तो ऑर्गेनिक फार्मिंग है। नेचुरल फार्मिंग आपको ऑफ साइड कोई चीज यूज नहीं करनी है, आपके खेत में जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो ही यूज करना है, खेत के बाहर वाला कुछ भी यूज नहीं करना है। अपने ही गाय का गोबर, अपने ही फील्ड पे पाले हुए बकरी का आपका जो अपशिष्ट है वो, आपने ही फील्ड पे उगाए हुए क्रॉप का रेजिड्यू, ये सब आएगा नेचुरल फार्मिंग में, बाहर से कुछ भी नहीं लेना। तो नेचुरल फार्मिंग होता है ऑन, आपका डू नथिंग फार्मिंग या जो ऑन फार्म प्रोडक्ट है उन्हीं को इनपुट के तौर पे काम करना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपका खुद का इनपुट कर सकते हैं, पड़ोसी से मांग के ले आए, कहीं शहर से खरीद के ले आए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डू नथिंग फार्मिंग, डू नथिंग टिलेजिंग। डू नथिंग मतलब कुछ भी नहीं करना है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। जीरो टिलेज में भी टिलेज करते हैं, क्या जीरो टिलेज में टिलेज नहीं करते? हाँ, तो वो भी नेचुरल फार्मिंग में नहीं आएगा। जीरो टिलेज में टिलेज करते हैं कि नहीं करते हैं? कुछ भी करते हैं, टिलेज तो करते हैं अपन, भले छोटा बहुत मोटा भी करें, करेंगे। नेचुरल फार्मिंग वो भी नहीं करेंगे। जीरो टिलेज में केमिकल यूज करते हैं, हाँ, तो जीरो टिलेज कंपोनेंट नहीं है नेचुरल फार्मिंग का। समझ में आया? ओके। अब अपन इनके बेसिस पे मेजर टाइप के क्या वाह हो यार, ये मैं समझा रहा था कि रिफ्लेक्शन कैसे काम करता है, और मैंने प्रैक्टिकल करके बताया कि लाइट नहीं होगी तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब आंखें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? लाइट। और लाइट की प्रेजेंस नहीं हो तो बोर्ड का कलर भी ब्लैक से रेड हो जाता है। ये देखो, पर्पल है, बैंगनी, वायलेट, बैंगनी, ओके। अरे मैं दिखाई नहीं दे रहा, मैं बन के आप वो मिस्टर इंडिया नहीं। अब दिखाई दे रहा हूं। अब मैंने वापस लाइट ऑन की है ताकि आपको पता चले कि लाइट का इंपॉर्टेंस क्या है। आंखों का इंपॉर्टेंस नहीं है, आ जाते आंखें फोड़ देना, इंपॉर्टेंस लाइट का है। लाइट होगी तो दिखाई देगा, आंखें हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फर्स्ट नंबर पे लिखिए, लिखिए डिटेल्ड सोइल सर्वे। बेटा बहुत जगह है, क्यों लड़ रहे हो? हैं? तुम कोई रोडवेज बस में थोड़ी बैठे हो कि लिमिटेड जगह है, ये तो प्राइवेट बस है यार, टिकट बुक करवा रखी है अपन ने, और ये पूरा अपना ही है, पूरा बर्थ जो है, ठीक है, ये वाले भी अपने ही है और पीछे वाले भी। अच्छा अच्छा, डिवाइडेशन कर रखा है, वो पाकिस्तान की सीमा नहीं, पाकिस्तान नहीं बोल सकती, नाराज हो जाएंगे। ये नेपाल है, भूटान गरीब देश है बट सबसे ज्यादा खुश है
जो आप वो हैप्पी इंडेक्स देखेंगे, हैप्पीनेस इंडेक्स देखेंगे, उसमें भूटान तो सबसे आगे, अपन तो बहुत दुखी हैं, ठीक है। इसका मतलब पैसों से खुशी, बट फिर भी पैसे चाहिए यार, ये सब झूठी बातें हैं। अब हम डिटेल सोइल सर्वे पढ़ते हैं। नाम खुद बता रहा है, अपन को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, नाम खुद बता रहा है डिटेल्ड, मतलब पूरी डिटेल पता होनी चाहिए, सब कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। इसका मतलब डिटेल सोइल सर्वे पूरे के पूरे कंट्री का एक मैप पे नहीं आ सकता। डिटेल सोइल सर्वे पूरे के पूरे स्टेट का एक मैप पे नहीं आ सकता। डिटेल सोइल सर्वे ऐसा सोइल सर्वे होगा जिसके अंदर आप देखेंगे कि जो आपका सर्वे है वो बहुत साइट स्पेसिफिक होगा, बहुत कम एरिया का होगा। इसका मतलब है डिटेल सोइल सर्वे जो है वो मोस्ट स्पेसिफिक सर्वे है, जो आपको एक इंपॉर्टेंट सोइल ग्रुप का या सोइल सीरीज का या सोइल टाइप का या सोइल फेज का पता बताएगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। लेकिन डिटेल सोइल सर्वे पूरे के पूरे आप देखेंगे तो कंट्री नेशन वाइड नहीं हो सकता, तो ये बहुत स्पेसिफिक होता है। फिर आगे बात करेंगे, स्पेसिफिक है इसका मतलब अपन को जो बेस मैप यूज लेने हैं, बेस मैप यूज लेने हैं, वो कैसे लेने हैं? बेस मैप भी वैसे यूज लेने हैं जो बहुत ज्यादा डिटेलिंग में बताते हो। तो कौन सा बताता है? कैडास्ट्रल मैप। तो इसके अंदर कौन से मैप यूज होंगे? कैडास्ट्रल मैप या एरियल फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, क्योंकि एरियल फोटोग्राफ्स या फिर जो आपके रिमोट सेंसिंग डाटा है उसमें अपन कितना भी लार्जर और कितना भी स्मॉलर मैप यूनिट बना सकते हैं, मतलब वो भी यूज हो सकते हैं, लेकिन इसमें टोपोग्राफिकल मैप नहीं यूज होंगे। समझ में आ गया? फिर आगे अपन बात करते हैं, तो इसके अंदर अपन जो मैपिंग यूनिट लेते हैं, किसका मैपिंग करते हैं अपन? जो बेसिक मैपिंग यूनिट है वो क्या होनी चाहिए? तो अपन ने पढ़ा था कि जो सोइल को टेक्सोनॉमी के आधार पर 6 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। सोइल ऑर्डर, बहुत बड़ा एरिया होता है सोइल ऑर्डर। फिर सब ऑर्डर, उससे छोटा होता है लेकिन फिर भी बड़ा एरिया होता है। फिर ग्रेड ग्रुप्स, फिर सब ग्रुप्स, उसके बाद में सोइल फैमिलीज, फिर सोइल सीरीज। और सीरीज को भी अपने टाइप और फेज में बांटा था, नहीं बांटा था, याद रखने का, सीरीज को भी आगे बांटना है तो अपन सोइल टाइप्स में बांट सकते हैं, सोइल सीरीज में बांट सकते, सीरीज को सोइल फेज में बांट सकते हैं। तो फेज सीरीज से भी छोटा होता है। इसका मतलब इसके अंदर अपन को फेजेस ऑफ सोइल सीरीज देखनी है, एक ही सीरीज की डिफरेंट डिफरेंट फेजेस देखनी है, तो इसको बोलते हैं डिटेल सोइल सर्वे। सबसे छोटी सीरीज, उस सीरीज को भी पूरा नहीं देखना है, उस सीरीज के अंदर भी अपन अलग अलग क्या देखनी है? फेज देखनी है। इसका मतलब बहुत ज्यादा डिटेल सोइल सर्वे। अब इसमें तीसरी बात अपन को क्या याद रखनी है? इतना ज्यादा डिटेल है, इसका मतलब अपन हवा में बातें नहीं कर सकते, लैब में बैठकर या आप मैपिंग जो एरिया है, जोन है, वहां बैठ के ये बात नहीं कर सकते। अपन को एक्चुअल कहां जाना पड़ेगा? तो यहां जब अपन बाउंड्रीज डिलिनेशन करेंगे, बाउंड्रीज बनाएंगे, तो बाउंड्रीज अपन कैसे बनाएंगे? एक्चुअल ट्रांसवर्सिंग करना पड़ेगा अपन को। कहां पे? फील्ड में। मतलब एक्चुअली अपन को फील्ड पे जाना पड़ेगा और फील्ड पे देख के स्पॉट सारे के सारे वहां पे अपन को क्या करने पड़ेंगे? मेंशन। मतलब ये जो मैपिंग होती है बहुत ज्यादा डिटेल में होती है, अपन को एक्चुअली वहां फील्ड पे जाकर वो पूरी मैपिंग करके आनी है। सिर्फ बेस में आकर ही वहीं बैठ के अपन को फिल अप नहीं करना है। कहां जाना है? एक्चुअली फील्ड पे जाना है। ऐसा और किसी में जो डिटेल में है। इसका मतलब यहां पे 3-4 बातें याद रखनी। कैडास्ट्रल मैप यूज लेते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में होती है। ये होती है फार्म लेवल की या फील्ड लेवल की। जैसे कि आपको पता चला कि आप जहां पे आप सोइंग करेंगे उस फार्म की आपको सर्वे करना है, तो आपको कौन सा सर्वे करना है? विलेज का सर्वे इससे, डिस्ट्रिक्ट का सर्वे इससे, स्टेट का सर्वे इससे, कंट्री का सर्वे इससे। तो आपका फार्म लेवल सर्वे जो होता है वो किसमें होता है? डिटेल सोइल सर्वे में। थर्ड नंबर पे बेसिक मैप, जो मैपिंग यूनिट लेंगे वो कितने लेंगे अपन? 1:4000 से 1:8000, 5 से 10,000 या 4 से 8,000 तक, इतना ही लेंगे। और मैपिंग यूनिट अपन क्या लेंगे? फेजेस ऑफ सोइल सीरीज, नॉट सोइल सीरीज, नॉट सोइल फैमिलीज, नॉट ग्रेड ग्रुप्स, फेजेस ऑफ सोइल सीरीज लेंगे। और ये दो टाइप का होता है, एक होता है डिटेल जो होता है वो होता है लो इंटेंसिटी, एक होता है हाई इंटेंसिटी। लो इंटेंसिटी क्या होता है? 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज एक्चुअली रिलेटेड टू 0.25 हेक्टेयर। मतलब 0.25 हेक्टेयर जो एक्चुअली है उसको अपन ने 1 सेंटीमीटर दिखा रखा है। और एक होता है लो इंटेंसिटी, उसमें अपन ने 1 हेक्टेयर को 1 सेंटीमीटर मान रखा होता है। इसका मतलब जो हाई इंटेंसिटी है वो लो इंटेंसिटी से 4 टाइम्स ज्यादा प्रिसाइज है। समझ में आया? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.25 हेक्टेयर, ये तो होता है आपका हाई इंटेंसिटी। और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 हेक्टेयर, ये होता है
लो लो इंटेंसिटी। समझ में आया? 1 सेंटीमीटर 1 हेक्टर के बराबर है, मतलब ज्यादा एरिया 1 सेंटीमीटर के बराबर है। यहां मतलब यहां पे 4 सेंटीमीटर जो है वो 1 हेक्टर के बराबर है, मतलब ज्यादा एरिया अपन को प्रोवाइड हुआ मैप पर जो एक्चुअल है, लेकिन यहां 1 हेक्टर में कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो ये जो होता है आपका कैसा होता है? लो इंटेंसिटी। ये कौन सा होता है? हाई इंटेंसिटी। ये कौन है? डिटेल। कितने प्रकार का है? 2। लिखिए। लिखिए। ये बात समझ में आई? नहीं आई? फिर ये बात नहीं, आपको इंग्लिश नहीं समझ में आई? नहीं, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं। ये तो मेरे दोस्त है ये वाले जो इधर बैठते हैं, ये इस मोहल्ले वाले, ये थोड़े मतलब टैलेंटेड है। आप तो मतलब हैं? ज्ञान का कोई देव है ही नहीं। ज्ञान की देवी। धन का कोई देव नहीं है, धन की देवी है। हैं? नहीं, सारे देवियां ही हैं। तो देवियों, समझ में आई ये लाइन? बाउंड्रीज ऑफ सर्वे एरिया। सर्वे एरिया की जो बाउंड्री है वो अपन को हवा में बात करके नहीं बनानी है। कैसे बनानी है? डिलिनिएटेड मतलब होता है बनाना, डिलिनिएशन करना। कैसे डिलिनिएशन करना है? बाय ऑब्जर्वेशंस। उन ऑब्जर्वेशंस के आधार पर, फ्रॉम, जो कहां से प्राप्त हुई है? एक्चुअल ट्रेवर्सिंग। ट्रेवर्सिंग होता है घूमना, खुद जाके देख के आना। कि नहीं अब मुझे सोइल सर्वे करना है, मैंने बोला भैया आप कहां हो, थोड़ा देख आना अपना क्या है सर्वे वाला एरिया। और ये भैया बता रहे नहीं, आपको खुद को जो सर्वे कर रहा हूं खुद को जाके एक्चुअली ग्राउंड रिपोर्ट लेके आनी है कि वहां पे क्या है। एक्चुअल ट्रेवर्सिंग थ्रू आउट द कोर्स ऑफ बाउंड्री। पूरी बाउंड्री के ऊपर आपको घूम के उसका एरिया आपको क्या करना है? डिसाइड करना है। ये क्या होती है? डिटेल सोइल सर्वे होती है। कौन सा सोइल सर्वे होता है? डिटेल। अब आया समझ में? ओके। सेकेंडली, हाँ, पास वाले की कॉपी मत मांग लेना तुम। पास वाले की कॉपी नहीं मांगनी है, जहां पहले लिख रहा था वहीं। हाँ हाँ, डिटेल के अंदर ही। नहीं नहीं, अब नहीं जाएगी, हो गया अपना प्रैक्टिकल।
ये बात समझ में आई सारी? समझाऊं वापस अपनी लैंग्वेज में? सोइल्स आर एग्जामाइंड इन डिटेल। आपको सोइल का एग्जामिन करना है, डिटेल में करना है, ईच एंड एवरी, मतलब वहां का टेक्सचर पता होना चाहिए, टोपोग्राफी अपन को पता लगेगी, अपन ईच एंड एवरी सोइल सीरीज के बारे में पता लगाना है अपन को, और उसके भी फेजेस के बारे में पता लगाना है। बेस मैप जो यूज करते हैं वो कैडास्ट्रल या एरियल फोटोग्राफ्स हो सकता है बेस मैप, क्योंकि इसका बहुत डिटेल में होता है, बहुत आपका लार्जर बेस मैप होता है, तो 1:4000 के 4000 टू 1:8000 या फिर 1:15,000 वाला आपको बेस मैप यूज करना है। सोइल सर्वे एट फार्म लेवल, आपको फार्म का, रिसर्च फार्म का, आपके खुद के कॉलेज के फार्म का, या आपके घर के फील्ड का, एक विलेज लेवल का आपको कुछ बाउंड्री तय करनी है, तो आपको डिटेल सोइल सर्वे करनी है। और इसके अंदर अपन मैपिंग यूनिट्स जो देते हैं वो क्या लेते हैं? फेजेस ऑफ सोइल सर्वे। सोइल सर्वे सोइल सीरीज, सबसे पहले आपका होता है ऑर्डर, फिर होता है सब ऑर्डर, फिर होता है ग्रेड ग्रुप्स, फिर होता है सब ग्रुप्स, फिर होती है फैमिली, और फिर होता है सीरीज। सीरीज से भी छोटे होते हैं फेजेस। सीरीज आपके किसी गांव के नाम पे या जहां ये पहली बार मिली उसके नाम पे होती है। जैसे अपने यहां पे एक सीरीज है, कौन सी, नहीं पता, वल्लभनगर। अब जो वो वल्लभनगर सीरीज है सोइल की, इसका मतलब वो गांव में जहां पहली बार मिली थी या जहां ज्यादा पाई जाती है उसके नाम पे सीरीज का नाम पड़ गया। ऐसी 294 सीरीज अपने पूरे इंडिया में रजिस्टर्ड है। कितनी? 294। और इन सीरीज के अंदर भी कुछ अलग अलग फेज होते हैं, उनको अपन फेजेस, मतलब इससे भी छोटी आप यूनिट होती है फेजेस। और इसके अंदर अपन को किसको देखना है? फेजेस को देखना है, फैमिली को नहीं देखना है। ऑर्डर को सब ऑर्डर लेवल पे नहीं बात करनी है अपन को, किसकी बात करनी है? बहुत डिटेल में बात करनी है। समझ पा रहे? सेकेंडली, नहीं सेकेंड क्या, अभी तो कुछ बातें और बाकी रह गई, दो तीन बातें अपन और इसके बारे में पढ़ लेते हैं। नुकसान क्या है? फायदा तो इसका ज्यादा है नहीं कुछ, नुकसान क्या है? वेरी गुड, टाइम कंज्यूमिंग। कितना टाइम लग जाएगा? अपन यहां बैठे हैं ना, इतनों की सोइल सर्वे करना हो तो अपने 15-20 साल खर्च हो जाएंगे अपने अपने फार्म का करने में। बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ईच एंड एवरी, क्योंकि इंडियन लेवल पे अपन पूरे के पूरे फार्मर्स का सर्वे करेंगे तब तक तो अपने सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। सेकंड, लेबरियस है, बहुत ज्यादा आपको लेबर चाहिए, बहुत ज्यादा आपको इसमें ह्यूमन जो पॉपुलेशन रिसोर्सेज वो चाहिए। थर्ड नंबर, एक्सपेंसिव है, कॉस्टली पड़ेगी, अपने बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा। बहुत बढ़िया। और कुछ नहीं है, तीन ही है, टाइम कंज्यूमिंग, मनी कंज्यूमिंग और लेबर कंज्यूमिंग। ये तीन चीजें, लेबर भी ज्यादा लगेगी, टाइम भी ज्यादा लगेगा, पैसे भी ज्यादा लगेंगे। तो लिखिए, दिस सोइल सर्वे इज टाइम कंज्यूमिंग। तो पहली इसकी दिक्कत है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। इस स्टेज पे आके आप कुछ बातें समझ पा रहे हैं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं। जैसे एक्सपेंसिव आपने बता दिया, तो लिखिए सेकंड नंबर एक्सपेंसिव, एंड थर्ड नंबर पे लेबोरियस। लेबर बहुत ज्यादा चाहिए होगी। आपने इकोनॉमिक पढ़ी है, लेबर चाहिए, लेबरर चाहिए, लेबरर चाहिए या लेबर चाहिए? लेबरर ना, लेबर तो होता है श्रम और लेबरर होते हैं श्रमिक। नहीं, इकोनॉमिक्स पढ़ी तो है? उल्टा बोला मैंने? सीधा बोला, सही बोला, उल्टा बोला? लेबर क्या होती है और लेबरर नहीं पता? मुझे भी नहीं पता, मुझे तुम बताओ। लेबर जो काम करती है और करते हैं, और लेबरर होती है जो करती है। लेबर श्रम होता है कि लेबरर श्रम होता है? ना, मुझे क्या पता। है ना? और लेबरर, ये तो उल्टा बोल रहे हैं तुमसे। नहीं नहीं, अपन पता लगा देना अभी। किसका? लेबर यानी श्रम होता है, श्रम मतलब काम, और लेबरर यानी ए पर्सन डूइंग अनस्किल्ड मैनुअल वर्क फॉर वेजेस। ठीक है, तो ये सही बोल रहे थे, मैं सही बोल रहा, मैं सही बोल रहा था, मैं सब सही बोल रहे थे। किसने? नहीं,
लेबरियस मतलब श्रम ज्यादा चाहिए, श्रमिक ज्यादा नहीं चाहिए, काम ज्यादा करना पड़ेगा। लिखिए, मैं गलत हो ही नहीं सकता यार, कदाई, मतलब ये तो मतलब हो ही नहीं सकता। नहीं, ये मैं ईगो हर्ट करने वाली बातें मत कर दूं यहां। लिख, अब सेकंड लिखिए, डिटेल्स सोल सर्वे। अब वो नेक्स्ट बात करें, डिटेल्स सोल सर्वे जो है उसको रिक्लासिफाई किया गया कितने टाइप्स में? 2 टाइप में। लिख दिया? लिख दिया ना? समझ में आ रहा है? पक्का? थोड़ा पढ़ना वापस जाके। प्रीपीजी में आई थिंक क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि सिलेबस में नहीं दे रखा है, बट नहीं, डबल एवं जेआरएफ लेवल की मैं बात ही नहीं कर रहा तुम लोगों से। डबल एवं बनेगा, क्यों बनेगा? क्योंकि सिलेबस में मेंशन है, ठीक है। जेआरएफ में बनेगा है, रियल में जेआरएफ में भी नहीं बना। मैं पिछले 3 या 4 साल से जेआरएफ के पेपर देख रहा हूँ, सिलेबस में होगा। सिलेबस में मतलब बहुत पढ़ना भी पड़ता है बच्चों को, लेकिन क्वेश्चन नहीं बनता इसका। मैंने फर्स्ट टाइम इसके लेवल के बढ़िया क्वेश्चन देखे, डबल लेवल का पेपर अभी 15-20 दिन पहले मैं देख रहा था, वहां लेवल के क्वेश्चन मैंने देखे, तो फिर मैंने सोचा ये पढ़ाना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये डबल लेवल और कंबाइंड कोर्स है ना प्रीपीजी का, ठीक है। अच्छा ही लगेगा तुम्हें भी जब डबल लेवल का पेपर में देखोगे क्वेश्चन, तब तक अच्छा पीजी के लिए पढ़ा था लेकिन डबल लेवल मिल गया। और बहुत सारे यहाँ डबल लेवल वाले ही बैठे हैं, बट मुझे नहीं पता कौन डबल लेवल का, मैं भेदभाव भी नहीं कर रहा, मैं सबको एक जैसा मान रहा हूँ। 5 जन है, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं। अब है ना, ये सर्वे का नाम याद हो जाए तो सर्वे याद हो या ना याद, ये करना है। तो इसकी स्पेलिंग याद करते हैं पहले तो, सेकंड नंबर वाले की। रिकॉनिसेंस, क्या बोलते हैं? रिकॉनिसेंस, क्या बोलते हैं? ये वर्ड या फिर ये सर्वे फर्स्ट टाइम जो आपका वर्ल्ड वॉर फर्स्ट या सेकंड हुआ था, दोनों के टाइम में काम आया था। ये काम आते थे सैनिकों का सर्वे करने के लिए, सैनिक लोग कहां ज्यादा है उसके लिए। और आप जब इसका हिंदी अर्थ में देखोगे तो पर्यवेक्षक या फिर सैनिक सर्वे या फिर सैनिक निरीक्षण, ऐसा कुछ आपका इसका आएगा। रिकॉनिसेंस जो सर्वे होता है, रिकॉनिसेंस क्या होता है, तो आपको याद रखना, ये रिकॉनिसेंस सोल सर्वे ये इतना ज्यादा एक्सटेंसिव होता है कि इससे अपन स्टेट लेवल की मैपिंग कर सकते हैं। जो स्टेट लेवल की मैपिंग आपकी एनबीएसएस एलयूपी ने की है, कौन से स्केल पे की थी? वेरी गुड, 1:250 के, 1:250 के, 1:250 के
पर जो स्टेट की सोइल सर्वे किया गया, स्टेट की मैपिंग की गई, स्टेट सोइल सर्वे किया गया, वो सर्वे कौन सा था? रिकॉनिसेंस सोइल सर्वे था। इसका मतलब इसके अंदर अपन ज्यादा डिटेल में बातें नहीं करेंगे, अपन थोड़ा एक्सटेंसिव लेवल पे जाएंगे, ज्यादा इंटेंसिव नहीं करेंगे, एक्सटेंसिव लेवल पे अपन सोइल सर्वे करेंगे। इसका मतलब ये सर्वे कहां पे काम आता है? बेस मैप कौन सा यूज करेंगे? लिख लीजिए। ठीक है, लिख दिया। अब अपन इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बातें करते हैं। तो ये क्या है? सोइल सर्वे फॉर प्रिपेयर सोइल रिसोर्स इन्वेंट्री ऑफ लार्जर एरिया या लार्ज एरिया। बहुत ज्यादा एरिया का अपन को एक साथ सोइल रिसोर्स इन्वेंट्री बनाना है, मैप बनाना है, तो उसके लिए अपन कौन सा करेंगे? रिकॉनिसेंस करेंगे। उसके अलावा इसके लिए जो बेस मैप यूज करते हैं वो करते हैं अपन एरियल फोटोग्राफ्स और रिमोट सेंस डाटा, क्योंकि टोपोग्राफिक और कैडास्ट्रल की इतना लेवल नहीं है कि यहां तक अपन रिसोर्स कर सकते, क्योंकि वो कहां तक खत्म हो जाते हैं? 1:15 के 1:20 के तक खत्म हो जाते हैं, और यहां चाहिए कितना मिनिमम? 1:100 के टू 1:250 के तक चाहिए। तो इसका जो बेस मैप होता है वो होता है, बेस मैप लिख लिया क्या यहाँ पे? मैपिंग स्केल। तो मैपिंग स्केल जो होती है वो कितनी होती है? 1:100 के टू 1:250 के। समझ रहे हैं? तो अपन को बहुत बड़ी, बहुत छोटी अपन को स्केल चाहिए, मतलब बहुत लार्जर एरिया को बहुत छोटे स्केल पे अपन को बनाना है। तो इसके लिए अपन एक बेस मैप जो चाहिए वो कौन से चाहिए? एरियल फोटोग्राफ्स या फिर सैटेलाइट डाटा जो है, रिमोट से सैटेलाइट डाटा जो है वो है। लिख दिया? अपन बाउंड्रीज कैसे प्रिपेयर करेंगे? डिटेल में कैसे प्रिपेयर कर रहे थे? एक्चुअल ट्रेवर्सिंग से एक्चुअली अपन को जाना पड़ रहा था। यहां अपन को कैसे बाउंड्रीज तय करनी है? एक रैंडम फील्ड चेकिंग करनी है। मतलब जो मैप अपन ने तैयार किया है उसमें से किसी एक जगह पे चले गए, दूसरी पे चले गए, रैंडमली। ऐसे अपने माइंड में होना नहीं चाहिए कहां जाएंगे, तो रैंडम अपन सर्वे करेंगे, रैंडम अपन जाएंगे बाउंड्री डिलिनेशन के लिए। तो यदि वो नहीं मिल रही है तो पता चल जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि अपन रैंडम कहीं जाए, मतलब मन किया जहां पे भी उठ के चले गए उस पूरे रिसोर्स इन्वेंट्री में, और वहां से अपन को रैंडम रैंडम उसकी बाउंड्री डिलिनेशन करना है। तो यहाँ पे अपन को एक्चुअली हर एक जगह पे नहीं जाना है, थ्रू द बाउंड्री नहीं जाना है, अपन को रैंडमली जाना है। तो इसमें याद रखना ये वर्ड, एक रैंडम फील्ड चेकिंग किस में करते हैं अपन? रिकॉनिसेंस में करते हैं। और एक्चुअल ट्रेवर्सिंग डिटेल्ड में करते हैं। इसके लिए मैप यूनिट क्या होगी? मैपिंग यूनिट क्या होगी इसके लिए? नहीं पता?
इसमें हो गए एसोसिएशंस ऑफ ग्रेड ग्रुप्स, बहुत माइनर में, सब ग्रुप्स, और मेजरली क्या है, सोइल फैमिलीज। एसोसिएशन ऑफ सोइल फैमिलीज, ग्रेड ग्रुप्स या सब ग्रुप्स जो होते हैं, अभी अलग अलग टाइप के लेवल पे अलग अलग बातें होगी। फैमिलीज भी हो सकती है, जो लार्जर फैमिली है उसका भी सर्वे हो सकता है, और जो आपका सब ग्रुप है उसका भी हो सकता है, या फिर ग्रेड ग्रुप है उसका भी हो सकता है। बट ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा कि आपका फैमिली जो है उसका साइज कितना है, वो कितने एक्सटेंशन पे है, कितनी एक्सटेंड हुई है। अच्छा, ये वाले जो अपन सोइल सर्वे करते हैं, ये सर्वे अपन ये बात पता लगाने के लिए करते हैं कि टाइप ऑफ सोइल कौन सी है। जैसे इंडिया में अपन को टाइप ऑफ सोइल पता लगानी थी, तो अपन स्टेट स्टेट लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट सोइल सर्वे कंडक्ट किए। तो ये सर्वे करते हैं फॉर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट टाइप ऑफ सोइल्स एंड देयर एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कितनी कौन कौन सी सोइल है और कहां कहां फैली हुई है। तो लिखिए फॉर अब अपन इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं। किन किन को हैं, नाम नाम बोलना सीखो। कौन सा नाम? रिकॉनिसेंस, रिकॉनी रिकॉनी रिकॉनिसेंस, नीरी, कोरिन है। तो थर्ड नंबर पे क्या है? रिकॉनिसेंस डिटेल्ड सॉइल सर्वे। इसका मतलब दोनों को मिक्स करना है। कैसे होगा मिक्स? दोनों हो ही नहीं सकते, दोनों का नेचर एक दूसरे से अपोजिट है। इसका मतलब क्या है? एक नहीं, दोनों तरीके से करेंगे, टाइम कंज्यूम भी करें और नहीं भी कंज्यूम करें। क्या करेंगे इसमें? एक लार्जर एरिया अपन सिलेक्ट करेंगे, उसमें से कुछ स्पॉट अपन अलग अलग सिलेक्ट कर लेंगे। जो स्पॉट अपन ने सिलेक्ट किए उनकी तो अपन को क्या करनी है, और बाकी पूरे एरिया की रिकॉनिसेंस। इंडिया पूरा सिलेक्ट कर लिया और पता लगा कि यार मुझे तो है ना राजस्थान बड़ा प्यारा है, राजस्थान का रिकॉनिसेंस हो सकता है, डिटेल नहीं हो सकता। फिर पता चला राजस्थान में एक जगह है उदयपुर, वो मुझे प्यारी है, और उदयपुर में मुझे वल्लभनगर या फिर मान लो आपकी जो मावली है या फिर आपकी जो भिंडर 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 है, ये अच्छा लगता है, नाथद्वारा अच्छा लगता है, यहाँ की आपको सोल सर्वे करना है। तो एक कुछ स्पोर्ट जो है वो तो अपन ने डिटेल किए, और बाकी पूरे एरिया का अपन ने क्या किया, रिकॉनिसेंस किया। दोनों सम सेलेक्टेड साइट्स जो है वो तो अपन डिटेल में करेंगे, और बाकी सारा एरिया जो है वो किस में करेंगे, रिकॉनिसेंस में करेंगे। इसको बोलते हैं बिल्कुल सही बोली तुमने, बोला पहले अपन पूरा रिकॉनिसेंस कर लेंगे, फिर अपन ये कम्युनिकेशन गैप है, और ये अपन एक्सटेंशन में पढ़ते हैं कि कम्युनिकेशन, यदि अपन ने कुछ बोला है और वो सामने वाला नहीं समझ पा रहा है, तो इसमें सामने वाले की गलती नहीं है। नहीं नहीं, ये कम्युनिकेशन गैप है कि आप जो समझाना चाह रहे थे वो समझा नहीं पाए। ऐसा नहीं कि मैं समझ नहीं पाया, समझ में आ गया। तो ये आपके तीनों टाइप के सर्वे हो गए। कौन कौन से? मैंने तो 4 बताए थे, तो 3 टाइप के हुए, तो एक टाइप का और है, ये होता है सेमी डिटेल्ड। ठीक है, तो इसकी मैपिंग स्केल होती है 1:50 के, और ये अपन करते हैं फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल मैपिंग के लिए।
और आपको पता है एनबीएसएस एलयूपी ने डिस्ट्रिक्ट लेवल मैपिंग की, उसका स्केल भी क्या रखा था 1:50 के, कल नोट करा था ना। तो उसके लिए कौन सा सर्वे किया था उन्होंने, सेमी डिटेल सर्वे किया था। ओके, और इसके लिए अपन क्या लेते हैं, मैपिंग यूनिट्स क्या लेते हैं, ऑफ बढ़िया। अंतर पता चला डिटेल में और सेमी डिटेल में। हाँ, अपन थोड़े उससे बढ़कर एसोसिएशन में जाएंगे। एसोसिएशन होती है एक ही टाइप का, जब तक सोल चलता रहता है उसको पूरे के पूरे ग्रुप को, मतलब उसके पास वाला ग्रुप जो आएगा वो उसके जैसा नहीं होगा, तो वो दो एसोसिएशन है। मैं नहीं चाहता कि तुम इस पूरे डिटेल में पढ़ो पूरे, मतलब क्योंकि जब इस सोयल सर्वे वाले मतलब अथाह समुद्र में कूदोगे ना, ये बहुत सारी चीजें हैं, एसोसिएशन है, कॉम्प्लेक्स है, अनआइडेंटिफाइड ग्रुपिंग्स है, तो ये सब आपको नहीं पता हो तो ठीक है। तो ज्यादा ज्ञान अज्ञानता को न्योता देता है, ठीक है, इसलिए अपन को ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए, अपन को चाहिए उतना जितना अपने काम का है, और ये काम का है। अब यहां तक तो कितनी टाइप की सोल सर्वे हुआ, 4 टाइप। फिर नहीं, जो यूनाइटेड नेशन है या फिर यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, उसके जो सोल सर्वे स्टाफ है उनको लगा कि ये 4 टाइप का सर्वे कम पड़ गया है, और इतने से तो बच्चों का कुछ भी नहीं होगा, कंफ्यूज होंगे भी नहीं, ये तो सर अच्छे से समझा देंगे। तो उन्होंने फिर नेक्स्ट 2 लेवल के और बताए, बट उनके सिर्फ नाम याद रखने, रख लोगे। तो एक और है 5 नंबर का स्पेशल केस है, जिसको बोलते हैं RRS। क्या होता है, रैपिड रिकॉनिसेंस सोइल सर्वे। मतलब रिकॉनिसेंस से भी मन नहीं भरा उनका, अब इनको रिकॉनिसेंस भी कैसा चाहिए, रैपिड चाहिए, बहुत तेज तेज चाहिए। और इसमें अपन जो मैपिंग स्केल यूज लेते हैं वो कितने लेते हैं, यही याद रखना है बस, मैपिंग स्केल 1:1 मिलियन। और आप अच्छे से बता सकते हो 1:1 मिलियन किसमें यूज किया था, सोइल सर्वे ऑफ नेशन कंट्री, वेरी गुड। तो इसको अपन को कहां पे यूज लेना है, और यही क्वेश्चन AAO 2018 में पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि यूजिंग रैपिड रिकॉनिसेंस सोइल सर्वे बाय NBSS LUP प्रिपेयर ए कंट्री साइड और नेशन वाइड सोइल सर्वे मैप ऑन द स्केल। ये पूरी बातें बोल के सिर्फ ये बात पूछी थी आपसे, 1:1 मिलियन स्केल। बट इसमें कंफ्यूजन कहां होगा, अपन ने पहले बात लिख दी है, ये 1:, क्या हो गया, टाइम हो गया। जिस टाइम मेरे पास यहां से फोन आया मैनेजमेंट का, मैं आज कोई क्लास ले नहीं रहा था, इस क्लास का भी 7:10 मेरा टाइम था, 7:10। जिस टाइम मैनेजमेंट का फोन आया मैं खाना खा रहा था, और मैं जैसे ही बोले कि वो बच्चे बैठे हैं सर आज क्लास नहीं है, एक तो मैं आप ले लोगे क्लास अभी से। तो मैंने बोला बिल्कुल, क्योंकि खाना खा रहा था मैं, कि खाना तो छोड़ सकता हूं लेकिन आने में भी तो टाइम लगेगा। तो मेरे पास लगभग 7:50 या 55 मिनट, सॉरी 5:50 या 55 मिनट पे फोन आया। मैंने बोला 15 मिनट में पहुंच रहा हूं, खाना छोड़ा मैं, और तुम। और जबकि बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने बोला 2018 में क्वेश्चन आया है, मतलब इससे इंपॉर्टेंट बात कुछ हो नहीं सकती। अच्छा बात खत्म हो गई, मैं यहां खड़ा होता और बोलते सर, तो मैं समझता, मैं बात बता रहा हूं और तुम बीच में बात काट रहे हो।
सर टाइम हो गया, मैं पढ़ा ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हो गया सिलेबस। नहीं, सिलेबस भी हो गया तुम्हारा। हाँ, एक और टाइप है, नाम याद रखना अपन को 6 नंबर पे। एक्सप्लोरेटरी। क्या बात है यार, बट मुझे बुरा लगा, कितना जल्दी कैसे हो गया सिलेबस है? नहीं, तुम्हारी बात का बुरा नहीं लगा, टाइम हो गया बता रहे हो, अच्छी बात है। हाँ, वो भी गया था, झूठ नहीं बोल रहे तुम लोग। ओके हैं, सिलेबस हो गया है, फिर भी डाउट्स हजारों हैं अभी तक आपके मन में, उनके मन में जिन्होंने पढ़ा है। मैं आपकी बात, ठीक है, डाउट्स होंगे, खुद ही सॉल्व करना। नहीं, क्यों? क्योंकि जब यहां पढ़ा रहा हूं, तुम्हें वहां नहीं पढ़ना, तुम्हें लग रहा है टाइम हो गया है, तो तुम्हें लगता है कि यहाँ के बाहर मैं तुम्हें वापस कुछ आंसर दूंगा, ये भूल जाना। ठीक है, बाकी बहुत अच्छा लगा ये सफर, बहुत मतलब बहुत पता नहीं कब शुरू किया था, साल भर हो गया आपने, जुलाई में ये बात, क्योंकि मैं अभी देख रहा था पेडोलॉजी की क्लास लास्ट जुलाई में लगी थी, इसका मतलब जुलाई से लगाकर फरवरी क्या खत्म होने को आया है, मार्च माह तक हम पढ़ते रहे इस सोइल, पता नहीं उर्दुडंग जैसी भी पढ़ाई, फर्स्ट बेस था प्री पीजी का, लेकिन मुझे पढ़ाने का अनुभव नहीं है, 0% है, लेकिन पढ़ने का था, थोड़ा बहुत नॉलेज था, मतलब थोड़ा बहुत कम। ठीक है, तो जितना पढ़ा पाया उतना बेस्ट है। आगे से कोई सोइल पढ़ा है तो टाइम याद मत दिलाना। 2 बातें जीवन में याद रखना कि तुम मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, पहली बात, और दूसरी बात कि पहली बात को कभी भूलना मत। समझ में आ गया कि तुम मेहनत करोगे तो ही सफलता मिलेगी, भगवान कभी भी मेहनत से ज्यादा नहीं देता और मेहनत से कम भी नहीं देता। एक लास्ट कहानी सुना के मैं बात खत्म करता हूं। 2019 का समय था, एक बंदा मेरे साथ बहुत अच्छे से तैयारी करता था, पहले उसको लगा कि वो जेआरएफ एग्रोनॉमी कर लेगा, लेकिन 2019 में पता चल गया कि जेआरएफ एग्रोनॉमी वो नहीं कर पाएगा, तो उसने जेआरएफ एग्रोनॉमी की तैयारी छोड़ी और प्री पीजी की तैयारी की। उस टाइम प्री पीजी का जो लेवल था कि फॉरेस्ट्री ऐड हुई थी, फॉरेस्ट्री उससे पहले नहीं आती थी प्री पीजी के एग्जाम में, और उस बंदे ने फॉरेस्ट्री भी उतनी ही पढ़ी जितनी उसने प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स पढ़ी थी। फॉरेस्ट्री के बहुत अच्छे नोट्स थे। 2019 में जब मैं सेमेस्टर की तैयारी करता था तो मैं सिर्फ सेमेस्टर के लिए पढ़ता था, वो प्री पीजी के लिए पढ़ता था अपने सीनियर से, और बहुत लेवल की तैयारी की, और उसको देख के लगता था कि पीजी में फर्स्ट या सेकंड रैंक इसकी फिक्स है। और हम भी थे कि हम, क्योंकि मुझे पीजी का मैंने तो एग्जाम भी नहीं दिया था, फॉर्म भी नहीं भरा था, तो मुझे लगा था कि हाँ जो भी है अपना मिल जाएगा जेआरएफ से छोटी मोटी कॉलेज, लेकिन उसको देख के मुझे लगता था कि पीजी में इसकी फर्स्ट रैंक लगेगी। और जब रिजल्ट आया, फर्स्ट रैंक तो छोड़ो, उसको कॉलेज नहीं मिला, पूरे राजस्थान में कॉलेज नहीं मिला, मैं आरसी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई सा भी डिपार्टमेंट नहीं मिला। और वो बंदा अपने घर चला जाता है यहाँ से, और कांटेक्ट में थे तो बातें होती रहती थी कि क्या है, उसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। और उसी के बीच दरमियान एक कोविड आता है 2021 का, और उसके पापा की डेथ हो जाती है कोविड से, जबकि उसको उस टाइम तक कॉलेज भी नहीं मिला, वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब है क्योंकि उसको कॉलेज नहीं मिला, और पापा की डेथ हो जाती है कोविड से। और उस टाइम बहुत अच्छे से हम एक दूसरे को जानते थे, और जब बात होती थी तो वो मतलब बहुत टूट चुका था, मतलब भगवान तक से भरोसा उठ गया था। आप देखिए 7 दिन की बीमारी, और पापा, आप इमेजिन भी नहीं करेंगे, एक इंसान ऐसा नहीं कि एक इंसान होता है बीमार होता है और चला जाता है, उसका भी अपन को दुख होता है, जबकि चलते फिरते आदमी, और कोविड आया 7 दिन के अंदर, और बहुत सारे परिवारों के साथ ही हादसा हुआ। 2020 वाला फर्स्ट वेव में कुछ नहीं देखा अपन ने, 21 में अपन ने परिवार के परिवार उजड़ते देखे हैं। यही आरसी के एक हमारे सीनियर थे ऋषि उपाध्याय सर, सीटीआई के अंदर थे, उनका पूरा परिवार कोरोना की चपेट में आया, और ऑलमोस्ट उनके 2-3 सदस्य घर के कोविड में 10 दिन के गैप में चले गए, और ये बहुत बुरा था। और उस टाइम उनके पापा की डेथ हो जाती है, फिर वो बंदा वापस तैयारी करता है पीजी की, इसी पीजी की, और इस पीजी में भी वापस कोई सा भी कॉलेज नहीं मिलता सेकंड बार। फिर वो एमपीपीटी का एक एग्जाम होता है, आपको पता होगा, मध्य प्रदेश का, वो देता है। और ग्वालियर एक छोटी सी यूनिवर्सिटी कॉलेज है, आप जो जबलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर या शायद किसी विजय माता, वो ग्वालियर वाली यूनिवर्सिटी के अंदर ही आती है, और वहां पे इनको एक छोटा सा कैंपस मिलता है, और वहां पे वो सोशल साइंस में डिग्री करता है। उसके साथ वो न जाने 15-20 एग्जाम देता है, और बैंक की जबरदस्त तैयारी होती है, बैंक में उसका प्री तक क्लियर नहीं होता।
और आप एक बार हारते हैं, ठीक है, संभाल लेते हैं, 2 बार हारते हैं, और हारना सिर्फ करियर, मतलब करियर से नहीं है, हारना सिर्फ आपका फ्यूचर से नहीं है, हारना सिर्फ पढ़ाई से नहीं है, आप मेंटली हार जाते हैं, आप इमोशनली हार जाते हैं, आप फिजिकली हार जाते हैं, और आप फैमिली की तरफ से हार जाते हैं। क्योंकि एक बंदा जब घर में बहुत कुछ करने वाला होता है और उसमें उसकी डेथ हो जाती है, जो पूरा परिवार लेके चलता है, अब उसकी डेथ होती है, पूरा परिवार बिखर जाता है। एक वो रबड़ होता है ना जो थैली को बांध के रखता है, लेकिन वो टूट जाए तो पूरी थैली बिखर जाएगी, उसका सामान पूरा गिर जाएगा। ऐसा ही हुआ था उसके परिवार के साथ। मुझे लगा कि ये बंदा, एक टाइम ऐसा आ गया कि वो जब भी फोन करता, यार भाई एग्जाम नहीं निकला, ठीक है भाई यार कोई बात नहीं अगली बार। और एक बार ऐसा आ गया कि ऐसा बोलना अच्छा नहीं लग रहा था कि नहीं नहीं अगली बार आएगा, क्योंकि मन में मुझे भी लगने लग गया, मेरे सारे दोस्तों को लगने लग गया कि पता नहीं अब क्या ही होगा। वो खुद हार मान लेता है, तैयारी करता है, मतलब देखिए वो पूरी तैयारी कहीं वेस्ट नहीं गई। और वो बंदा एक रोज ऐसे ही मजे मजे से आता है, एग्जाम होता है टीए एयू कोटा का, और एग्जाम देने जाता है। और रियल में उनसे पहले मेरी बात होती थी यार टीए का एग्जाम में दूं या नहीं दूं, वो वाली बात होती है। और टीए का एग्जाम देकर आता है और टीए में सेलेक्ट हो जाता है, इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाता है, और टीए कल ज्वाइन भी कर लिया। आप देखिए 2020 के अंदर उन्होंने तैयारी शुरू की, और 2019 के अंदर उन्होंने तैयारी की थी रियल में। 19, 20, 21, 22, 23 और 24, 6 साल, 7 साल या 5 साल उन्होंने अपनी सफलता में लगा लिए। मतलब असफलताएं, सफलता की पहली सीढ़ियां होती है, कुछ सीढ़ियां होती है उनको चढ़ना ही पड़ता है। आप ये मान लीजिए कि ऐसा कोई भी सफल आदमी नहीं होगा जिसने असफलता नहीं देखी होगी। तो आपको जीवन में कभी कुछ एक बार मिले या ना मिले, एक बार हताश भी हो जाए, याद रखिएगा आप वो घोड़े हैं जो घोड़े अभी दौड़ना चाहते नहीं है, लेकिन आप जिस रोज दौड़ेंगे उस रोज आप सारे के सारे जितने भी आपके साथ दौड़ रहे होंगे उनमें सबसे आगे होंगे। बहुत सारे लोगों ने एग्जाम दिया था लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, और एक ऐसे बंदे का सिलेक्शन हुआ जो खुद तैयारी नहीं करके गया था। क्यों? अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो तुक्का लगा है, वो तुक्का नहीं था, वो था उन सब तैयारियों का पूरा मिक्सर जो रिजल्ट दिया है भगवान ने। अब देखो, उसकी फैमिली को सबसे ज्यादा जरूरत है उसी के रीजन में, कोटा में रहना। उसकी पोस्टिंग आई है कोटा में, और वो कहीं बाहर रह के ना पढ़ सकता है क्योंकि फैमिली को संभालना है, बाहर रह के ना जॉब कर सकता है क्योंकि फैमिली को संभालना है। तो उसकी जॉब भी कहां लगी? वहीं कोटा में। तो देखो भगवान जब देता है ना तो आपके लेवल का देता है, आपको जितना चाहिए उतना देता है। उससे पहले कहीं बैंक में हो जाता, और बैंक में मेरे एक सीनियर है, वो ना जाने कहाँ रहते हैं, फिर ना परिवार कहाँ, खुद कहाँ, कोई भरोसा नहीं था, तो कैसे परिवार संभालता? तो इसलिए भगवान ने बैंक नहीं दिया। सुपरवाइजर में हो जाता तो अभी दिक्कत थी, गांव में पोस्टिंग, खुद शहर का रहा हुआ है, वो दिक्कत। और अब ऐसे ही जॉब दी जो रियल में उसी के लेवल की बनी हुई है। तो भगवान उतना ही देता है आपको जितना आप मेहनत करते हैं, उससे ना ज्यादा मिलेगा ना कम, और इसलिए आप मेहनत करते रहिएगा। यही लास्ट, हम इससे ज्यादा कुछ दे नहीं सकते। आपको लगेगा मैं पैसे निकाल के दूंगा कि लास्ट बार मिलेंगे 500 ले लो, नहीं, ये सब भी मैं दे सकता हूं, ठीक है। बाकी आपने खूब दिए पैसे, मेरे पास आए भी इनडायरेक्टली, अच्छा लगा मुझे, ठीक है। तो पढ़ते रहिएगा, खुद की मेहनत पे भरोसा रखिएगा, खुद की मेहनत से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। और एक, तुम आपस में, मान लो तुम साथ में रहते हो, तुम साथ में आपस में कंपटीशन मत रखना, तुम सारे फेल हो जाओगे। कोचिंग में भी आपस में कंपटीशन मत रखना, तुम सारे फेल हो जाओगे, ऑफलाइन आ रहे हैं ऑनलाइन जो भी नॉन है। आपको लगता है कि आपका कंपटीशन आपका साथ दोस्त बैठा है वो है, वो पता नहीं किस कोचिंग में, किस कॉलेज में, किस यूनिवर्सिटी में, किस लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा होगा, वो आपका कंपटीशन है। और इनके साथ तो क्या ही कंपटीशन करोगे। इसलिए एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करना, एक दूसरे के साथ डिस्कस करना, एक दूसरे के साथ बातें शेयर करना कि कौन सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो समझाओ, और समझाने से आपकी समझ बढ़ेगी, सामने वाले को समझ में आया ना आए। ये सोइल सर्वे, ये रिमोट सेंसिंग, ये सोइल फिजिक्स, ये मुझे समझ में आई, तुम्हें आई हो या ना आई मुझे नहीं पता, समझ रहे हो। ये पढ़ाने से मुझे समझ में आया, और इसलिए एक दूसरे को समझाते रहना, एक दूसरे के साथ जितनी भी आपकी नॉलेज की बातें वो शेयर करते रहना। सबसे लास्ट, सबसे ज्यादा अच्छा तरीका है सफल होने का, वो है जितने ज्यादा जिस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन मिलाओ। टेस्ट एक भी छोड़ना नहीं है, और जहां पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाए उनको गुलाब जामुन समझ के अपने पास ले आना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव जितने, आपको ये नहीं, अच्छा आरपीसी की साइट पे जाना, एओ डबल एओ एआरओ डबल एआरओ जितने भी पेपर एग्रीकल्चर के मिले सब डाउनलोड करके सब सॉल्व करो, भले वो कोई से भी सब्जेक्ट का हो। लेवल अपन को सिर्फ डबल एओ तक का नहीं रखना या पीजी तक का नहीं रखना, आप वो पेपर सॉल्व करो जो जेआरएफ के बच्चे करते हैं, और उससे क्या होगा, जो नहीं आए छोड़ दो, जो आए उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ हम जेआरएफ भी सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो अलग अलग लेवल के पेपर सॉल्व करना, सिर्फ पीजी तक नहीं रहना है। ओके, अब टाइम हो गया है मेरा भी।